हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, आप सभी लोग खूब मन लगाकर अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और फ्यूचर में जो भी अपने गोल बनाए हैं उसको पाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरा प्रयास करिए, एकदम समय को बर्बाद मत कीजिए और खूब अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। जो भी आप लोग हैं, आप सभी लोग, आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, आप सभी लोग जो भी अपना गोल बनाए हैं उस गोल को पाने की पूरी कोशिश कीजिए और अपना फ्यूचर बनाइए, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम पिछली क्लास में आपको बताया था सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस के बारे में हम लोग देखे थे कि सेंटेंस क्या है, किसे कहते हैं और किस तरह पहचान सकते हैं किसी भी वाक्य को देखकर कि हाँ वाकई में इसको हम सेंटेंस कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। इस विषय में हम लोग बात किए थे, ठीक है। और आज भी बात करेंगे सेंटेंस में ही, लेकिन आज बात करेंगे हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के विषय में। लेकिन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस शुरू करने से पहले हम लोग जो भी पीछे एक बार सेंटेंस जो पढ़े हैं उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद आगे हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के विषय में बात करेंगे, ठीक। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताया था सेंटेंस यानी वाक्य, और इसका परिभाषा बताया था कि शब्दों का ऐसा समूह जो अपना पूर्ण और स्पष्ट अर्थ देता है उसे सेंटेंस कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि शब्द का ऐसा समूह होना चाहिए जो जिसको देखने के बाद जो अपना साफ और पूरा मतलब देता हो, ठीक है। कहने का ये अर्थ है कि मान लीजिए कि कोई भी वाक्य है, कोई भी सेंटेंस है, अगर उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो उसे हम लोग सेंटेंस नहीं कहेंगे, ठीक है। जिसका मतलब निकल रहा है, कुछ अर्थ निकल रहा है किसी भी वाक्य का, उसे ही हम लोग सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। जिसका मतलब नहीं निकलेगा उसे हम लोग सेंटेंस नहीं कहेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। ये आपको परिभाषा बताया था, हिंदी में भी बताया था और अंग्रेजी में भी बताया था। इसको आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। अब इसका हम लोग देख लेते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, या टाइप ऑफ सेंटेंस, ये भी आपको बताया था। एक बार ये भी देख लेते हैं इसका। तो आपको यहाँ पे बताया था कि सेंटेंस 5 प्रकार का होता है, ठीक है। सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। पहला आपको बताया था असर्टिव या स्टेटमेंट सेंटेंस, जिसका हिंदी होगा निश्चयवाचक वाक्य। दूसरे नंबर पर बताया था इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस, जिसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तीसरे नंबर पर बताया था आपको कमांड या इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक या आज्ञावाचक वाक्य। इस प्रकार फिर अगला देख लेते हैं, बताया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। और फिर आगे अगला नंबर था 5वां नंबर ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। ये आपको 5 सेंटेंस में बताया था और इसका सबका परिभाषा और उदाहरण सब बताया था, ठीक है। और असर्टिव सेंटेंस भी बताया था कि 2 प्रकार का होता है असर्टिव सेंटेंस। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। ये भी बताया था आपको। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है कि वाक्य के प्रारंभ में या क्या शब्द दिया रहता है, जिसको कहा जाता है, यानी कि सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले, सहायक क्रिया से प्रारंभ या शुरू होने वाले वाक्य। कहने का मतलब है कि वाक्य के शुरू में क्या शब्द दिया रहेगा, जिसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस ग्रुप ए कहते हैं, ठीक। जैसे क्या वो लड़का है, क्या तुम बीमार हो, क्या मैं आदमी हूँ, इस तरह का, यानी कि वाक्य शुरू में दिया रहेगा, इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस ग्रुप ए कहते हैं या सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले वाक्य कहते हैं। दूसरे नंबर पर आपको बताया था कि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, यानी कि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कैसे, कहाँ, इस तरह दिया रहेगा। जैसे तुम कहाँ हो, मैं कौन हूँ, तुम कैसे हो, इस तरह का। इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस ग्रुप बी में रखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ग्रुप ए का भी प्रकार होता है। मान लीजिए कि ये भी होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ग्रुप बी में भी होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस ग्रुप बी और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ग्रुप बी, ठीक है। तो ये हो गया। ये था, मैं आपको पिछली क्लास में सेंटेंस के बारे में बताया था। ये थोड़ा सा रिवीजन करा दिए हैं, उसको आप लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहिएगा। आज हम लोग देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, यानी कि वाक्य के भाग, ठीक है। वाक्य के भाग कहने का मतलब देखिए, एक होता है काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के प्रकार, एक होता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। एक वाक्य के भाग होता है, एक होता है वाक्य के प्रकार।
इसको आप लोग ध्यान में रख रहिएगा। तो वाक्य के प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं वाक्य के भाग में। तो वाक्य के 2 भाग होते हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के 2 भाग होते हैं। पहला नंबर होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट का हिंदी अर्थ होता है कर्ता, या उसे उद्देश्य भी कहते हैं, या विषय। यानी कर्ता कहने का मतलब है कि जिसके विषय में बात किया जाता है। भाई कोई भी सेंटेंस होता है तो उसके विषय में कुछ तो बात किया जाता है, ठीक है, उसी के विषय में जो सब्जेक्ट होगा उसी के विषय में बात करते हैं, इसलिए इसे विषय भी कहते हैं, कर्ता भी कहते हैं, उद्देश्य भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर है प्रेडिकेट, जिसे विधेय कहा जाता है। ये हो गया। तो ये 2 प्रकार का सेंटेंस के 2 भाग हो गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक एक करके। पहले हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट के विषय में। सब्जेक्ट के विषय में पूरा हम लोग डिटेल में बढ़िया से देख लेते हैं कि सब्जेक्ट के कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक। और फिर बात करेंगे प्रेडिकेट के बारे में, ठीक है। तो देखिए, सब्जेक्ट कहने का मतलब है कि कुछ उदाहरण पहले देख लीजिए। कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या सेंटेंस जो है, जो सेंटेंस में होता है उसमें क्या सब्जेक्ट जो एक ही होता है या एक से अधिक होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि रोहित इज ए गुड बॉय। तो इसमें देख लीजिए बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, इट विल रेन टुडे। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है वो एक ही है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट एक ही होता है, लेकिन इस प्रकार इस वाक्य में सब्जेक्ट एक ही दिया है। फिर इसी तरह और सा थोड़ा उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कि माई ग्रैंडफादर टेल अस स्टोरी। उसके बाद फिर देख लेते हैं अगला नंबर, द राइप एप्पल इन द बास्केट आर स्वीट। उसके बाद अगला उदाहरण देख लेते हैं कि योर बिग ब्रदर इज़ नॉट गुड बॉय। उसके बाद फिर आगे देखते हैं द रेड फ्लावर इन माई गार्डन आर प्रीटी। उसके बाद वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज़ नॉट हार्मफुल, ठीक है। तो ये हो गया कुछ उदाहरण। इसको आप लोग देखिए, ये जो भी उदाहरण बताया हूँ इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि जो सब्जेक्ट है, किसी किसी में सब्जेक्ट एक ही है और किसी वाक्य में सब्जेक्ट जो है एक से अधिक है, ठीक है। तो इस प्रकार इसको ध्यान में देना है। देखिए, सब्जेक्ट जो होता है किसी भी वाक्य में एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, इतना ध्यान देना है। एक सब्जेक्ट हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक। तो आपको उदाहरण इसलिए बताया हूँ कि इसमें ये पता चले कि कोई भी सेंटेंस दिया रहता है तो उसमें सब्जेक्ट जो होता है एक ही नहीं होता, कई सब्जेक्ट हो सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्ट का परिभाषा, कि सब्जेक्ट का परिभाषा क्या है, ठीक। तो सब्जेक्ट का परिभाषा में दिया है कि वाक्य में जो कार्य करने वाला होता है या जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विषय में कुछ कहा जाए वह सब्जेक्ट होता है, यानी कि कर्ता कहलाता है या सब्जेक्ट होता है। कहने का मतलब है वाक्य में किसी भी सेंटेंस में जो कार्य करने वाला होता है, यानी कि जो सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा तो उसमें कोई व्यक्ति होगा वो या तो वो कार्य करेगा या उसके विषय में कुछ कहा जाता है, चाहे व्यक्ति होगा, चाहे वस्तु होगा, चाहे स्थान हो सकता है, ठीक। तो इसका परिभाषा से साफ स्पष्ट हो जा रहा है कि वाक्य में जो कार्य करने वाला है एक ही हो गया, या जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम लोग सब्जेक्ट करते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कुछ उदाहरण से, जैसे राम इज रीडिंग ए बुक, ठीक है, राम किताब पढ़ रहा है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है राम, ये कुछ काम कर रहा है, ठीक है। राम जो है, राम जो सब्जेक्ट है इसमें कोई काम कर रहा है ना, कि राम किताब पढ़ने का काम कर रहा है, ठीक। दूसरे नंबर देख लेते हैं कि राम इज ए गुड बॉय, ठीक। इसमें भी सब्जेक्ट राम है, लेकिन राम इसमें कोई काम नहीं कर रहा है, इसमें हम लोग राम के विषय में बात कर रहे हैं। तो इसका परिभाषा है कि वाक्य में जो कार्य करने वाला होता है या जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, कोई कितना भी बड़ा वाक्य दिया हो, उसको उसमें हम लोग सब्जेक्ट किस तरह ज्ञात करेंगे, किस तरह हम लोग मालूम करेंगे कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है कौन। कोई नियम होना चाहिए, कोई तरीका तो होना चाहिए ना, कि किस तरह हम लोग मालूम करेंगे कि कोई भी वाक्य दिया है इसमें हम लोग सब्जेक्ट को किस तरह ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ सब्जेक्ट ज्ञात करने की विधि। सब्जेक्ट ज्ञात करने की विधि में 2 बताऊंगा। पहला नंबर हम लोग देख लेते हैं कि सब्जेक्ट ज्ञात करने की विधि में पहला नंबर है कि क्रिया से पहले कौन या किसने का प्रश्न करने पर उत्तर में जो भी व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया,
स्थान हो गया, चाहे प्रोनाउन हो गया, कुछ भी आता है उससे हम लोग वह सब्जेक्ट होता है। यानी कि क्रिया से पहले कौन या किसने का प्रश्न करेंगे ना, तो उत्तर में जो भी आएगा वही सब्जेक्ट होता है। ठीक, जैसे में रवि प्ले क्रिकेट, रवि क्रिकेट खेलता है। अब इसमें प्रश्न करें कौन क्रिकेट खेलता है, तो उत्तर हम लोग को क्या मिलेगा, रवि। ठीक है, मिल रहा है ना। फिर अगला उदाहरण देख लेते हैं कि सीता कुक्स फूड, सीता खाना बनाती है। फिर इसमें प्रश्न करें कि कौन खाना बनाती है, तो सीता। ठीक, राम ने शाम को मारा, किसने शाम को मारा, राम ने। कौन शाम को मारा, राम ने। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कौन या किसने का प्रश्न करेंगे तो उत्तर में जो भी व्यक्ति आएगा, वस्तु आएगा, स्थान आएगा, वो सब क्या है, सब्जेक्ट होता है। ठीक, ये रहा पहला तरीका, इसको ध्यान में रख रहिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा तरीका जो है, दूसरा तरीका को हम लोग देख लेते हैं कि दूसरा तरीका क्या है। तो देखिए दूसरा जो तरीका है सब्जेक्ट ज्ञात करने की तो इसमें ध्यान देना है कि वाक्य के शुरू में, वाक्य की शुरुआत में जो सबसे पहले क्रिया आएगा, वाक्य के शुरू में जो सबसे पहले क्रिया आएगा, तो क्रिया से पहले जो भी वर्ड होता है, जो भी वर्ड आता है वो सब सब्जेक्ट होता है। मेरी बात को ध्यान से समझिए, कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो सेंटेंस बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर वाक्य के शुरू में सबसे पहले जो क्रिया आ रहा है, वाक्य के शुरू से बात कर रहा हूँ कि वाक्य के शुरू में जो सबसे पहले क्रिया आती है, तो उस जो क्रिया होगा उस क्रिया से पहले जो भी सब वर्ड होगा वो सब सब्जेक्ट होता है। क्रिया में क्या आ सकता है, इज एम आर आ सकता है, वाज वेर आ सकता है, विल हैव शैल हैव, हैज हैव हैड आ सकता है। ठीक है, इसमें अच्छा क्रिया में भी हो सकता है पढ़ना, लिखना, दौड़ना, आना, ये सब आ सकता है। उससे हमको मतलब नहीं, बस इतना सा मतलब है कि वाक्य के शुरू में सबसे पहले जो क्रिया आएगा, बस मैं आपको बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ, इसको ध्यान में रखे रहिएगा कि चाहे सेंटेंस बड़ा होगा या छोटा होगा, सबसे पहले जो वाक्य के शुरू में जो सबसे पहले क्रिया आएगा वही सब्जेक्ट होगा। बस ये सिंपल सा नियम याद रखे रहिएगा, ज़्यादा समझने के लिए ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं, बस इतना सा नियम याद रखे रहेगा कि वाक्य के प्रारंभ में जो भी क्रिया दिया रहेगा उस क्रिया से पहले जो भी वर्ड दिया रहेगा, जो भी शब्द दिया रहेगा वो सब सब्जेक्ट होगा। ठीक है, इस तरह हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब एक बात और ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आ सकता है, इस बात को भी हम लोग को ध्यान देना है कि एक सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है। तो इस बात के लिए हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ उदाहरण देख लीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। जैसे पहला उदाहरण देख लेते हैं कि राम प्लेज। ठीक, दूसरा देख लेते हैं महिमा वीप्स। उसके बाद तीसरा नंबर पर देख लेते हैं ही प्लेड। उसके बाद फिर अगले देख लेते हैं सी वेप्ड। उसके बाद फिर देख लेते हैं अगला उदाहरण स्मोकिंग इज इंजूरियस। उसके बाद टू वॉक इज यूजफुल। इसमें ध्यान से देखिए, राम और महिमा दोनों क्या है, नाउन है। ठीक, ही और सी क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, स्मोकिंग क्या है, ये जिरंड है। जिरंड कहने का मतलब है कि वाक्य के प्रारंभ में अगर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, वाक्य के प्रारंभ में क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगा है तो उसे हम लोग जिरंड कहते हैं। और अगला नंबर है टू वॉक इज यूजफुल। तो इसमें टू वॉक क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसमें टू वॉक सब्जेक्ट है लेकिन इन्फिनेटिव है, यानी कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू लगा है तो उसे हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। ठीक है, कोई भी क्रिया, कोई भी वाक्य हो, अगर वाक्य के शुरू में ही क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में से पहले टू लगा हो तो उसे हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो इस उदाहरण से हमको ये मालूम चला है कि सब्जेक्ट सिर्फ नाउन ही नहीं हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, जिरंड भी हो सकता है, इन्फिनेटिव भी हो सकता है। ठीक है, जिरंड और इन्फिनेटिव से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में अगर जो सेंटेंस दिया है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है वाक्य के शुरू में तो जिरंड कहलाएगा, और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा है तो उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। तो इस उदाहरण को आप देखने के बाद आप लोगों को पता लग गया होगा कि सिर्फ जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में सिर्फ नाउन ही नहीं होगा, नाउन भी हो सकता है,
प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, जिरंड भी हो सकता है, ठीक है, इन्फिनिटिव भी हो सकता है। ये हो गया, ठीक। इसलिए इसको उदाहरण में बताया हूँ आप लोगों को, इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं? अब तक तो हम लोग सब्जेक्ट के विषय में बात किए हैं कि सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ मिलकर क्या, और सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ आता है। अब हम लोग देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, सब्जेक्ट के 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है क्वालिफायर या इनलार्जमेंट। मेरी बात को ध्यान से समझिए, सब्जेक्ट के 2 भाग होते हैं। पहला होता है क्वालिफायर या इनलार्जमेंट कहते हैं, क्वालिफायर कहिए या इनलार्जमेंट कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है मेन वर्ड या हेड वर्ड, 2 नाम है इसका, मेन वर्ड कहिए चाहे हेड वर्ड कहिए, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्वालिफायर और मेन वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला नंबर हम लोग देख लेते हैं क्वालिफायर। क्वालिफायर क्या होता है? तो क्वालिफायर कहने का मतलब है कि जो मेन वर्ड यानी हेड वर्ड के बारे में बताता है, ठीक है। क्वालिफायर होता है जो मेन वर्ड के बारे में कुछ बताता है और मेन वर्ड से पहले आता है। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि मेन वर्ड क्या है या हेड वर्ड क्या है। मेन वर्ड या हेड वर्ड होता है नाउन या प्रोनाउन। किसी वाक्य में अगर नाउन दिया है या प्रोनाउन दिया है तो वो हेड वर्ड होता है, ठीक है। अगर किसी वाक्य में एक से अधिक अगर सब्जेक्ट दिया है तो जो नाउन होगा वो हेड वर्ड होता है, ठीक है, या प्रोनाउन भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि हेड वर्ड नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो जो क्वालिफायर है हेड वर्ड से पहले आता है और क्वालिफायर हेड वर्ड के बारे में कुछ बताता है, ठीक है। ये हो गया, ये पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के विषय में हो गया और क्वालिफायर आपको बताया हूँ। अब देख लेते हैं कि क्वालिफायर भी आपको बताऊँ क्वालिफायर क्या करता है। हेड वर्ड के बारे में बताता है और हेड वर्ड से पहले आता है, ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्वालिफायर के भी भाग होते हैं। क्वालिफायर के भी भाग होते हैं। क्वालिफायर से आप लोग कंफ्यूज मत हो गया, क्वालिफायर और हेड वर्ड ये सब सब्जेक्ट हैं, ठीक है। मैं आपको तोड़ कर बता रहा हूँ, मतलब अलग अलग करके बता रहा हूँ। हैं तो सभी ये सब्जेक्ट है, लेकिन इसको मैं अलग अलग करने का प्रयास कर रहा हूँ, अलग अलग बता रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ आता है, ठीक है। तो ये हो गया। क्वालिफायर में देख लेते हैं क्वालिफायर के अंदर क्या क्या आता है। तो इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिए। क्वालिफायर के अंदर जो शब्द आता है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो क्वालिफायर के अंदर आता है आर्टिकल आता है, यानी कि देखिए जो क्वालिफायर बता रहा हूँ तो क्वालिफायर के विभाग में देख लेते हैं क्वालिफायर के अंदर क्या क्या आता है। पहला आता है डिटरमिनर होता है, दूसरे नंबर पर होता है एडजेक्टिव, तीसरे नंबर पर होता है एडजेक्टिव फ्रेज। इस बात को ध्यान में रख रहिएगा, क्वालिफायर के अंदर डिटरमिनर आता है, एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव फ्रेज आता है। हो गया। अब देखिए इसमें पहला नंबर हम बात कर लेते हैं डिटरमिनर के बारे में, ठीक है। डिटरमिनर में देख लेते हैं क्या आता है। डिटरमिनर के अंदर आता है पहला नंबर आर्टिकल। आर्टिकल मतलब एन द, ये सभी आर्टिकल है। और अगला होता है पोसेसिव। पोसेसिव यानी कि अधिकार प्रकट करने वाला, जैसे माई हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, हीज हो गया, देयर हो गया, हर हो गया, ये सब पोसेसिव है। अब अगला होता है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर कहने का मतलब है कि मात्रा बताने वाला, जैसे सम हो गया, मैनी हो गया, फ्यू हो गया, या ये भी हो सकता है 1 2 3 या फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये सब क्या है क्वांटिफायर के अंदर आते हैं। उसके बाद अगला होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव कहने का मतलब है कि संकेतवाचक, दिस, डेट, दिस, दोज, ठीक। तो ये हो गया। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। आप लोग को पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में क्वालिफायर बताया हूँ, मेन वर्ड या हेड वर्ड। तो क्वालिफायर के अंदर बताया आपको कि क्वालिफायर के अंदर क्या आता है, डिटरमिनर आता है, एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव फ्रेज आता है, ठीक है। और डिटरमिनर के अंदर क्या आता है, आर्टिकल आता है, पोसेसिव आता है, ठीक, क्वांटिफायर आता है या डिमॉन्स्ट्रेटिव आता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा कि डिटरमिनर के अंदर क्या क्या आते हैं, ठीक। तो अब हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्वालिफायर किस तरह है, ठीक, और डिटरमिनर किस तरह है। तो आप लोग इस स्क्रीन पर देख लीजिए कुछ उदाहरण, उसके बाद मैं आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे पहला उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कि ए बॉय
रन्स। ठीक है, पहला उदाहरण। उसके बाद दूसरे नंबर पर देख लेते हैं डैट मैन लाप्स। उसके बाद तीसरे नंबर पर देख लेते हैं फ्यू गर्ल्स डांस्ड। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अगला नंबर मैनी बॉयज़ प्लेड। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वालिफायर के अंदर ए आया है, डैट आया है, फ्यू आया है, मैनी आया है। ठीक है, और हेड वर्ड के अंदर जितना नाउन है, बॉय हो गया, मैन हो गया, गर्ल्स हो गया, बॉयज़ हो गया, ये सब क्या है, हेड वर्ड के अंदर आए हैं, नाउन के अंदर। अब हम लोग देख लेते हैं, देखिए ये तो हो गया। और प्रेडिकेट में जो क्रिया दिया है, रन दिया है, लाफ्स दिया है, डांस दिया है, प्लेट दिया है, ये सब आया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखे रहिएगा कि हेड वर्ड से पहले ही क्वालिफायर आता है। ठीक है, और क्वालिफायर के अंदर डिटर्मिनर आ जाएगा, एडजेक्टिव भी आ जाएगा। ठीक, ये रहा पहला उदाहरण। अब एक और उदाहरण हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये तो उदाहरण हो गया। अब एक और उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए इसमें कि ए ब्लाइंड मैन वॉक। ठीक, द ब्यूटीफुल गर्ल डांस। उसके बाद दिया है द ओल्ड लेडी क्राइड। उसके बाद दीज प्रीटी बेबीज प्ले। ये हो गया। तो देखिए इसमें ए हो गया, द हो गया, दीज हो गया, जो भी दिया है ये डिटर्मिनर के अंदर आया है। और क्वालिफायर के अंदर क्या है, क्वालिफायर के अंदर एडजेक्टिव है ब्लाइंड। ब्लाइंड क्या है, अंधा, ये एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल हो गया, ओल्ड हो गया, प्रीटी हो गया, ये सब क्या है, क्वालिफायर। यानी क्वालिफायर कहने का मतलब है कि ये एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव में आया है। ठीक है, और हेड वर्ड में जो भी नाउन है वो आया है, मैन हो गया, गर्ल हो गया, लेडी हो गया, बेबीज हो गया, ये सब क्या है, हेड वर्ड हो गया। उसके बाद जो क्रिया दिया है, वॉक, डांस, क्राइड, प्ले, ये सब प्रेडिकेट है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखे रहिएगा। ये हो गया, इसको आप लोग को ध्यान में देना है। ठीक है, किस तरह हम लोग डिटर्मिनर, क्वालिफायर हो गया। ठीक है, क्वालिफायर को ये हम अलग किए हैं तो डिटर्मिनर बना है, इसको ध्यान में रखे रहिएगा। ये एक उदाहरण हो गया। अब देख लेते हैं एक तीसरा उदाहरण, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि द ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइज। ठीक, उसके बाद हीज एल्डर ब्रदर इन कोलकाता इज ए प्रोफेसर। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के उदाहरण में देख लीजिए कि डिटर्मिनर के अंदर द आया है, हीज आया है, चाहे ए आया है। ठीक है, और क्वालिफायर एडजेक्टिव के अंदर ओल्ड, एल्डर। ठीक, हेड वर्ड के अंदर क्या है, जो नाउन आया है वो आया है। और एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, इन द रूम, इन कोलकाता। तो इसमें ये ध्यान देना है कि एक बात आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा कि डिटर्मिनर और क्वालिफायर का प्रयोग हेड वर्ड से पहले होता है। हेड वर्ड मतलब नाउन से पहले होता है। जो भी डिटर्मिनर या क्वालिफायर होगा उसका प्रयोग हेड वर्ड से पहले होता है। और एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग हेड वर्ड के बाद होता है, यानी कि जो नाउन दिया रहेगा उसके बाद होता है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें डिटर्मिनर आता है और सब्जेक्ट में कई सब्जेक्ट दिया है तो डिटर्मिनर आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा, उसके बाद नाउन आता है, उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज आता है, उसके बाद प्रेडिकेट आता है। इस प्रकार ये हो गया। अब एक और चीज़ देख लीजिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर इसमें इस तरह का भी दे दे और उदाहरण देख लेते हैं कि वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज़ यूजफुल, स्विमिंग इन द रिवर इज़ ए गुड एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये भी जो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, ये सब क्या है, ये भी सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट में क्या है, ये हेड वर्ड है, इसको ध्यान में रखे रहिएगा। तो ये रहा सब्जेक्ट के विषय में आपको मैं बताया हूँ कि सब्जेक्ट के मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आता है। ठीक, अगर देखिए कोई सेंटेंस दिया है, आपसे अगर कहा जाए कि कोई सेंटेंस दिया है, उसमें आप लोग क्वालिफायर छाटिए, हेड वर्ड छाटिए, डिटर्मिनर छाटिए, एडजेक्टिव छाटिए। तो इसको आपको ध्यान देना है कि डिटर्मिनर के अंदर क्या क्या आता है, आपको बताया हूँ। आर्टिकल, पोसेसिव, अधिकार प्रकट करने वाला। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। क्वालिफायर मात्रा आ सकता है और एडजेक्टिव के अंदर आ जाएगा। मान लीजिए किसी एडजेक्टिव कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताते हैं कि वो काला है, कि गोरा है, कि अंधा है, कि कैसा है, यानी कि उसका विशेषता बताया जाता है एडजेक्टिव में। ठीक, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। और सब्जेक्ट पहचानने का सबसे आसान तरीका आपको बताया हूँ कि सब्जेक्ट पहचानने का सबसे आसान तरीका कि जो भी क्रिया दिया है उस क्रिया
जो भी वाक्य में सबसे पहले जो क्रिया दिया रहेगा, उस क्रिया से पहले जो भी दिया रहेगा शब्द, वो सब सब्जेक्ट होता है। इतना आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और कोई सेंटेंस दिया है, उस सेंटेंस में अगर आपको छांटना पड़े कि भाई इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छाटिए, तो इसको आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा कि जो क्रिया दिया रहेगा वाक्य के शुरू में, चाहे वो क्रिया एक हो या दो, इससे नहीं मतलब है। वाक्य के शुरू में देखना है कि सबसे पहले कौन सा क्रिया दिया है। वाक्य के शुरू में जो क्रिया दिया रहता है, उसके पहले जो भी शब्द दिया रहता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा आप लोगों को उदाहरण देकर समझा देता हूँ, एक दो उदाहरण से समझा दे रहा हूँ तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे देख लीजिए कि उदाहरण समझिए, प्रयास कीजिएगा कि रोहित इज़ ए गुड बॉय। तो देखिए इस वाक्य में रोहित के बाद इज लगा है, तो इज क्या है? क्रिया है। तो क्रिया के पहले जो भी वाक्य दिया है रोहित क्या है? सब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब देख लेते हैं फिर अगला उदाहरण, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। तो इसमें देखिए बर्ड्स फ्लाई, इसमें क्रिया क्या है? फ्लाई। वने वाक्य के शुरू में क्रिया सबसे पहले क्या है? फ्लाई आया है ना, तो इसके पहले बर्ड्स क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। फिर अगला देख लेते हैं, इट विल रेन टुडे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? इस वाक्य में वाक्य के शुरू में सबसे पहले क्रिया क्या आया है? विल आया है। तो विल के पहले जो भी इट है वो सब सब्जेक्ट हो गया। अब देख लेते हैं और उदाहरण। देखिए इस उदाहरण को जो भी बता रहा हूँ उसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। माई ग्रैंडफादर टेल अस स्टोरी। तो इसको शुरू में देख लेते हैं कि माई, ये तो क्रिया नहीं है। ग्रैंडफादर, ये भी क्रिया नहीं है। टेल यानी कहना या बताना, ये क्रिया है। तो इसके पहले जो भी दिया है माई ग्रैंडफादर, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद और देख लेते हैं, द राइप एप्पल इन द बास्केट आर स्वीट। तो द, ये क्या है? क्रिया नहीं है। राइप भी क्रिया नहीं है, एप्पल भी क्रिया नहीं है, इन द, ये भी क्रिया नहीं है, बास्केट, ये भी क्रिया नहीं है। लेकिन इसमें बास्केट के बाद आर दिया है ना, तो आर क्रिया है। तो आर से पहले जितना भी, द राइप एप्पल इन द बास्केट, ये सब क्या है? सब्जेक्ट है। बस यही आसान तरीका है, इससे आसान तरीका कोई हो ही नहीं सकता है कि जो भी क्रिया दिया रहेगा वाक्य पहले देखेंगे, उस वाक्य से पहले जो भी क्रिया दे रहेगा, वाक्य के शुरू में सबसे पहले जो क्रिया दे रहेगा उस क्रिया से पहले जो भी वर्ड आता है सब सब्जेक्ट होता है। इसी तरह और उदाहरण देख लेते हैं, योर बिग ब्रदर इज़ नॉट गुड बॉय। तो इसमें इज है, क्रिया क्या है? सबसे शुरुआत में इज आया है। ठीक है, इस कन्फ्यूज में मत रहेगा कि दो तीन क्रिया दे दे तो क्या करेंगे, उससे नहीं मतलब है। वाक्य के शुरू में बस आप लोगों को ये ध्यान देना है कि वाक्य के शुरुआत में सबसे पहले कौन क्रिया है, उस क्रिया से पहले जितना भी वर्ड आता है सब सब्जेक्ट होता है। उसके बाद इस तरह देख लेते हैं और उदाहरण, द रेड फ्लावर इज़ माई गार्डन आर प्रिटी। ठीक है, तो इसमें क्रिया क्या दिया है? सबसे शुरुआत में क्रिया आर दिया है, तो आर से पहले ये सब सब्जेक्ट होगा। उसके बाद वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज़ नॉट हार्मफुल। तो इसमें भी ध्यान देना है। अब वॉकिंग सोचेंगे तो वॉकिंग क्रिया है, लेकिन ये क्या है? जिरंड है, क्योंकि ये क्रिया का फर्स्ट शुरुआत में ही आईएनजी लगा है। इससे कंफ्यूज मत होगा। वाक्य के शुरू में अगर आईएनजी लगा है, उसके आगे कोई सेंटेंस लगा है तो जिरंड होता है। इसमें इज क्रिया है, इससे पहले जो भी दिया है ये सब्जेक्ट होता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखे रहेगा। देखिए मैं बार बार आप लोगों से इसलिए रिपीट कर दे रहा हूँ ना कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटने में थोड़ा सा मुश्किल दिक्कत होता है। तो सबसे आसान तरीका आप लोगों को बताया हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। बस इतना ध्यान में रखे रहेगा कि कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा, उस सेंटेंस के शुरू से देखेंगे कौन सा क्रिया दिया है। क्रिया में क्या आ सकता है? इज हमारा आ सकता है, वाज वेयर आ सकता है, विल है, शैल है आ सकता है। ठीक है, हैज हैव हैड आ सकता है, कोई भी क्रिया दे सकता है। चाहे पढ़ना, लिखना, दौड़ना आ सकता है। जैसे राम वॉक डेली, राम रोज़ दौड़ता है, राम वॉक्स डेली होगा। ठीक है, वॉक्स डेली। तो इसमें क्रिया क्या है? वॉक्स, यानी कि टहलना होता है। राम वॉक्स डेली, राम डेली टहलता है या घूमता है, ये हो सकता है। तो वॉक्स क्रिया है, तो क्रिया से पहले क्या दिया है? शुरुआत में सबसे पहले इसमें क्रिया वॉक्स आ रहा है ना, तो इसमें इससे पहले क्या है? राम, तो राम सब्जेक्ट हो गया। तो आप लोग को बस यही ध्यान देना है कि देखिए आप लोग सोचेंगे बार बार एक ही चीज़ बता रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर देखिए चाहे वो सेंटेंस बड़ा हो जाएगा चाहे छोटा होगा, अगर आप लोगों को छांटना पड़े कि इसमें हम लोग सब्जेक्ट कैसे छांटेंगे, तो इसको ध्यान बस यही देना है कि वाक्य के शुरू में सबसे पहले जो भी वाक्य के शुरुआत में सबसे पहले जो क्रिया दिया रहता है उसके पहले जो भी वर्ड आता है सब सब्जेक्ट होता है। बस इतना हो गया। और सब्जेक्ट के अंदर अगर पूछ दे आपसे
क्वालिफायर छाटिए। तो क्वालिफायर आपको बताए हैं कि क्वालिफायर क्या क्या होता है। क्वालिफायर के अंदर आता है डिटर्मिनर आता है, एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव फ्रेज आता है और हेड वर्ड या मेन वर्ड। इसको हेड वर्ड और मेन वर्ड के अंदर, हेड वर्ड कहिए या मेन वर्ड कहिए, इसके अंदर नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। हेड वर्ड या मेन वर्ड के अंदर नाउन या प्रोनाउन आता है। इसको आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। क्वालिफायर के अंदर क्या क्या आता है, मेन वर्ड या हेड वर्ड के अंदर क्या क्या आता है। बस ये हो गया। ये तो सब्जेक्ट के विषय में आपको बता दिया हूँ और एक एक उदाहरण देकर समझाया हूँ। अब हम लोग देख लेते हैं प्रेडिकेट के बारे में। ठीक है, ये तो सब्जेक्ट के बारे में इतना सब बताया हूँ। अब देखते हैं प्रेडिकेट के बारे में कि प्रेडिकेट का परिभाषा क्या है। तो इसका परिभाषा है कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। तो इसका परिभाषा ये भी है कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए या सब्जेक्ट को छोड़कर, जो भी सब्जेक्ट बताया हूँ, सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य का शेष भाग प्रेडिकेट कहलाता है। और प्रेडिकेट के अंदर क्रिया आता है। ठीक है, जो भी क्रिया है, क्रिया आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और कॉम्प्लीमेंट आता है। इसको आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। तो जो भी क्रिया होगा, तो जो क्रिया होगा, क्रिया को लेकर बाकी सब ये प्रेडिकेट हो जाएगा किसी भी प्रकार का वाक्य में। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखे रहिए कि प्रेडिकेट और सब्जेक्ट किस तरह हम लोग छाटेंगे। सबसे इसमें ज़्यादा ज़रूरी होता है, कोई वाक्य दिया है तो उस वाक्य को किस तरह हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अंदर अलग कर सकते हैं, चाहे वो सेंटेंस बड़ा हो या छोटा हो, आप लोगों को बता दिया हूँ। ठीक है, और जाते जाते एक बार और रिपीट कर देना चाहता हूँ कि देखिए, जो क्रिया आएगा उस वाक्य के शुरू में, जो क्रिया आएगा उस क्रिया को लेकर बाकी उस क्रिया के, जो वाक्य के शुरू में दिया रहेगा क्रिया, उसको लेकर और बाकी सब, ये सब प्रेडिकेट हो जाएगा। और क्रिया से पहले जो भी होगा वो सब सब्जेक्ट होता है। इस बात को आप लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहिएगा। और देख लीजिए यहाँ पे इसका परिभाषा देख लीजिए। ठीक है, प्रेडिकेट का परिभाषा आपको बताया हूँ, प्रेडिकेट के अंदर क्या क्या आता है, इसको आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। ठीक है, बस इतना रहने देते हैं। और एक बार ध्यान में रखे रहिएगा, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ कि देखिए, जो सब्जेक्ट बताया हूँ, सब्जेक्ट के अंदर क्वालिफायर आता है, क्वालिफायर, मेन वर्ड, हेड वर्ड हो जाएगा। ठीक है, और क्वालिफायर के अंदर डिटर्मिनर, एडजेक्टिव फ्रेज आता है और हेड वर्ड में नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, जिरंड आता है। और प्रेडिकेट के अंदर आता है क्रिया आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो क्रिया, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, इसको ध्यान में रखिए, ये सब प्रेडिकेट के अंदर आता है। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको थोड़ा, इसमें आप लोगों को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सिर्फ छांटना है और कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको बताना है कि सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है। इसको आप लोग ध्यान में रख रहिएगा। तो यहाँ पे जो होमवर्क आपको बताया हूँ, इसको वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा और जो भी इसमें आपको होमवर्क दिया हूँ उसको आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिएगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किस तरह हम लोग अलग कर सकते हैं। और सब्जेक्ट के अंदर अगर दे दे कि आप लोग को क्वालिफायर छाटिए, तो ठीक है, क्वालिफायर छाटिए या हेड वर्ड छाटिए, ये सभी सब्जेक्ट ही है, लेकिन सब्जेक्ट का विभाग किया गया है। इसको ध्यान, कंफ्यूज मत हो गए, क्वालिफायर क्या है, हेड वर्ड क्या है, डिटर्मिनर क्या हो गया, एडजेक्टिव क्या है तो सब सब्जेक्ट ही, लेकिन इसको अलग अलग भाग किया गया है कि हाँ ये शब्द वर्ड दिया है तो इसको क्या कहा जाएगा, इस वर्ड को क्या कहा जाएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखे रहेगा। और हेड वर्ड या मेन वर्ड हमेशा नाउन होगा या तो प्रोनाउन होता है, अधिकतम नाउन आता है अगर सब्जेक्ट एक से अधिक दिया रहता है तो। ठीक है, हेड वर्ड में अधिकतम नाउन आता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखे रहेगा। बस इतना रहने देते हैं। सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में आप लोग इसको अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन लगे आप लोग को तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया होगा तो आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से प्रयास करूंगा आपको बताने के। ठीक है, तो बस रहने देते हैं, फिर बात करेंगे अगले वीडियो में। इसको अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, चाहे वाक्य बड़ा हो या छोटा हो, किस तरह हम लोग अलग कर सकते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। बस रहने देते हैं, फिर बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।